पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, और अब हम जो बात करेंगे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान हमारे सामने आई थी। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देश अल्प विकसित थे। ठीक है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि अल्प विकसित देश थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आने वाले। ठीक है, तो अब ये अल्प विकसित ये देश जो थे वो अल्प विकसित देश थे, तो इनके सामने जो आर्थिक रूप से ये कमज़ोर थे, तो इनको आर्थिक रूप से मजबूत करना एक मुख्य चुनौती थी। ठीक है, अगर उनके पास टिकाऊ विकास नहीं होगा तो वे जो है आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं रह पाएंगे और वे जल्द ही वापस से गुलाम हो जाएंगे। तो इसको टिकाऊ आर्थिक विकास देना हमारी जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। तो इसी समझ से जो हमने 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD का जो सम्मेलन था, उसमें एक पॉलिसी जारी की थी, टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट के प्रति जो है नई ट्रेड पॉलिसी की हमने यहाँ चर्चा की थी और एक रिपोर्ट इसमें प्रस्तुत की थी। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिसका दोहन पश्चिम के जो विकसित देश हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि पश्चिम के देश क्या करते थे कि छोटे देशों पे दबाव डाल के उनके जो संसाधनों का वो अपने लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, विभिन्न तरह की संधियों के द्वारा। तो उन चीज़ों को रोकने का यहाँ मेन उद्देश्य था। ठीक है, इस नव आर्थिक व्यवस्था में अल्प विकसित देशों की जो है पहुँच ही भी पश्चिमी देशों के बाज़ारों तक होगी। जो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो अल्प विकसित देश हैं का जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, वो जो है विकसित देशों के बाज़ारों में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यहाँ हाथों से उत्पादन होता है, उत्पादन में उतनी गुणवत्ता भी नहीं होती है। और जो विकसित देश होते हैं वहाँ तो मशीनों का उत्पादन होता है, सस्ता उत्पादन होता है, अच्छा उत्पादन होता है। तो और जो ये जो अल्प विकसित देशों का जो उत्पादन होता है वो वहाँ नहीं पहुँच पाता, तो उसको भी वहाँ पहुँचाने के लिए यहाँ बात की गई। ठीक है, अब देखिए प्रौद्योगिकी जो अल्प विकसित देशों में जो प्रौद्योगिकी या मशीनरी की जो कमी है उसको जो है विकसित देश अल्प विकसित देशों में लगाए, ये भी एक अच्छी समस्या कही जा सकती है। ठीक है, तो इसको एक अच्छा हल कही जा सकती है। फिर यहाँ पे अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में जो अल्प विकसित देश है उनको UNCTAD IMF जैसी बड़ी बड़ी जो वित्तीय संस्थाएं उनमें उनकी भागीदारी नहीं थी, तो उनकी भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए इस UNCTAD की सम्मेलन में कहा गया। ठीक है, तो ये तो होगी इस UNCTAD के सम्मेलन की बात। अब हम आगे चलते हैं। तो कूटनिरपेक्षता की प्रगति धीरे धीरे बदल रही थी, आर्थिक मुद्दों पे हमारा ध्यान ज़्यादा जाने लगा। वैसे हमने जो पहला जो इसका बेलग्रेड सम्मेलन था वहाँ हमने आर्थिक मुद्दों को इतना नहीं उठाया था, लेकिन उसके बाद जो 1970 के दशक में मध्य आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो गए, क्योंकि अब जो है लड़ाई सीधे सीधे आर्थिक तौर पे हो गई थी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आर्थिक दबाव समूह बन गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि गुटनिरपेक्ष आर्थिक दबाव समूह बन गया। जो इसको लाभ देता था वो उसी की पाले में यानी कि लोग इसका समर्थन लेने की कोशिश करते थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश थे, तो जो है इनमें जो इनको अच्छे से अच्छा मौका देके जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में तो इनसे समर्थन पाने की कोशिश करते थे, जैसे दबाव समूह कार्य करते हैं वैसे ये भी जो है इस अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना काम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि लेकिन जो ये देश थे जो दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहे थे, इनमें एक समस्या थी, क्योंकि इनका जो विरोध किया जाता वो विकसित देशों द्वारा इनका विरोध किया जा रहा था, तो वो उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि ये दबाव समूह के रूप में कार्य करें और हमारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव डालें। ठीक है, तो वो क्या करते थे, इसको जो है मंद करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जो गति थी वो मंद करने की कोशिश कर रहे थे। तो विकसित देशों का जाहिर सी बात है कि इनका विरोध काफ़ी तेज हो गया और उनकी गति मंद पड़ गई। तो इस प्रकार से इनको दबा दिया गया और अंततः ये जो है बाद में इतने प्रभावी नहीं रह पाए। ठीक है, अब देखते हैं भारत की जो शीत युद्ध के दौरान क्या भूमिका थी, उस चीज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भारत भी जो कि नव स्वतंत्र राष्ट्रों में था उस समय, जो उसे उसी समय 1947 में जो ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी, तो वो एक तरह से नव स्वतंत्र देशों में ही शामिल था। ठीक है, और अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत की नीति न तो नकारात्मक थी, न ही निष्क्रियतावादी
ठीक है। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं, ऐसा नहीं है कि हम पलायन कर रहे हैं विश्व की व्यवस्था से। इसके विरुद्ध भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदिता को जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने की पक्ष में था। ठीक है, जो प्रतिद्वंदिता हो रही थी, जो दो खेमे बन गए थे और दो खेमों में जो प्रतिद्वंदिता हो रही थी उनमें जो है भारत ने सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई। ठीक है, और उसको जो उसका प्रतिद्वंदिता को कम करने की भारत ने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो ये पलायन की ठीक है। अब यानी कि भारत के राजनीतिकों नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर में प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने और मध्यस्थता के रूप में हुआ करता था। ठीक है, तो जो भारत के जो नेता होते थे तो वो जिनका प्रमुख कार्य को जो है जो इन दोनों खेमों में जो प्रतिद्वंदिता हो रही थी तो उनमें जो जब कोई संवाद की बात आती, जब किसी तरह के उनमें मध्यस्थता की बात आती तो भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देशों का रुख किया जाता क्योंकि ये किसी खेमे का जो है पक्ष नहीं लेते थे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर 1950 के दशक में शुरुआती सालों में कोरिया युद्ध के दौरान भी भारतीय नेताओं की मदद ली गई थी। अब देखते हैं शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाने रखने की कोशिश की जो अमेरिका तथा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, जो भी देश इन खेमों से नहीं जुड़े हुए थे वो जो संगठन थे या देश थे उनको जो है सक्रिय रखने में, क्योंकि लगातार विकसित देश इन संगठनों को ख़त्म करने की जो है दबाव डाल रहे थे, इनको ख़त्म करने की उनकी कोशिश थी। तो भारत जैसे देशों ने इन संगठनों को बचाए रखने की कोशिश की, क्योंकि ये देश वे थे जो किसी का साथ किसी भी खेमे में नहीं मिल रहे थे, किसी भी देश का साथ नहीं दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जो विकसित देश थे वो ऐसा नहीं चाहते थे और वो इनका जो है शोषण करना यानी कि इनको जो है इनका प्रभाव को कम कर देना चाहते थे। तो भारत जैसे देशों ने, गुटनिरपेक्ष देशों ने इनको भी बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया था। ठीक है, स्वतंत्र और परस्पर ये जो है अपनी खेमेबंदी या जो बाड़ेबंदी जिसको कह सकते हैं उस तरह से जो है जो देश कर रहे थे विकसित देश सोवियत संघ, रूस और अमेरिका, उससे कहीं दूर भारत ने एक सच्चे और जो है स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रकुल जो कि एक दूसरे से स्वतंत्रता और परस्पर सहयोग पर कार्य करे, इस प्रकार की नीति पर इसने बल दिया। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नीति में कम से कम दो तरह के भारत का प्रत्यक्ष हित साधन किया। ठीक है, दो कुछ अब जो गुटनिरपेक्षता के जो लाभ हुए, जो हित जिसमें भारत को फायदा हुआ, भारत के हित का में जिसमें जो परिणाम आया उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या भारत के हित में रहा। पहली बार जो कि भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिसका उसका हित साध था। और अब देखिए भारत किसी भी खेमे में शामिल नहीं आता, तो इससे जो है उसका हित जहाँ सकता था, जहाँ उसके फेवर में कोई चीज़ छाती हुई दिखती थी तो भारत उसी का पक्ष ले लेता था। जब ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष का कारण एक फ़ायदा तो ये हुआ कि भारत ने अपना हित साधन जब उसका कोई फ़ायदा होता है तो वो अपने पक्ष में फैसला ले सकता था। जबकि दूसरी बात देखें, दूसरा फ़ायदा देखें तो महाशक्ति जो अगर उसके खिलाफ जाए, कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वो दूसरी महाशक्ति के करीब जाने की कोशिश करेगा। उससे जाहिर सी बात है कि जो महाशक्ति है उसका रवैया उसके प्रति जो है वापस से जो है कोमल या कह सकते हैं कि अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता कि भारत किसी और देश के पक्ष में जाए। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं। तो अनुचित दबाव से वो बच सकता था महाशक्तियों के। अब आगे देखते हैं। तो अब ये तो कुछ फ़ायदे थे, अब फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी होगा इस तरह की बातों से। तो नुकसान की बात करते हैं तो पहला तो बात यही कही जाती है कि जो गुटनिरपेक्षता थी वो सिद्धांतहीन एक व्यवस्था थी। तो पहला यहाँ पे यह कहा गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि इस व्यवस्था में कोई स्थिरता नहीं थी। ठीक है, भारत की स्थिति व्यवस्था वो जब कोई खेमा उसके पक्ष में नहीं आता था तो वो दूसरे खेमे के पक्ष में चला जाता था, और जब दूसरा खेमा उसके पक्ष में नहीं आता था तो पहले खेमे के पक्ष में। जब रूस द्वारा अच्छा निर्णय नहीं मिलते थे, उसके खिलाफ निर्णय मिलते तो वो अमेरिका की तरफ चला जाता, और अमेरिका के द्वारा अगर अच्छे निर्णय नहीं मिलते थे तो वो रूस की तरफ चला जाता था। अब देखते हैं आगे। भारत ने स्वयं सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर कर लिया। अब यहाँ पे 1971 में जो रूस के साथ मित्रता के हस्ताक्षर कर लिया, इसका मतलब कि भारत ने भी एक तरह से कह सकते हैं कि रूस की जो है खेमे में शामिल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, भारत ने बहुत ही सोच समझ के कदम उठाए थे गुटनिरपेक्षता के आधार पर, लेकिन तो भी एक तरफ से उसकी आलोचना की जा सकती है। ठीक है,
आगे देखते हैं तो 1990 के सुरक्षा के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे शीत युद्ध की समाप्ति की हम बात करें कि किस प्रकार शीत युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, तो 1990 में जो है सोवियत संघ रूस की जो अर्थव्यवस्था काफ़ी तरीके से चरमरा गई थी और जो वो अपने जो है काफ़ी नुकसान हो गया था उसको समाजवादी दृष्टिकोण के कारण। तो फिर वो भी उसने धीरे धीरे अपने आप में पूंजीवादी चीज़ों को जो है लाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अपन आगे देखें तो बहरहाल गुट निरपेक्षता में लेकिन इसके बाद आलोचना की जाती है और जो गुट निरपेक्षता की जो है अब उसकी प्रासंगिकता भी नहीं रही है। लेकिन कुछ बातें जो हैं गुट निरपेक्षता के लिए अच्छी कही जा सकती है कि वो उसके पीछे कुछ न कुछ तो आधारभूत मूल्य और विचार था, तभी तो इतने सारे देशों ने उसका समर्थन किया था। कुछ तो आधारभूत और मूल्य और विचार इसके पक्ष में भी थे। उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के लिए एक ऐतिहासिक जुड़ाव इसको कहा जा सकता है। जो देश नव स्वतंत्र हुए थे, उपनिवेश से आज़ाद हुए थे, उनमें एक जुड़ाव यहाँ देखा जा सकता है। तो ये भी इसके भी एक फ़ायदा ये भी हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं तो ये कुछ संधियाँ हैं जो मैं आपको कूटनिरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी महाशक्ति के पीछे लागू बनने की जरूरत नहीं पड़े। जो छोटे छोटे देश हैं, नवस्वतंत्र देश हैं, उनको महाशक्तियों के पीछे पीछे या उनके पीछे लागू बनने से अच्छा है कि वो भी अपने फैसले स्वतंत्र ले सके। तो इससे कूटनिरपेक्षता ने उनको एक जो है संघ या आप कह सकते हैं संघ उपलब्ध करवाया, एक समूह उपलब्ध करवाया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर हैं जो देख लें मैं कृपया। ठीक है, और इसी का लिया जितना ही अगले लेक्चर में ये जो संध्या दे रखी है, जो भी संध्या है, सीमित परमाणु संधि, अपरमाणु अप्रसार संधि, इन पे एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि ये सारी संध्या कंप्लीट हो जाएगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड शेयर माई चैनल।